लोगों के पास होनी चाहिए। चलो आगे। इन चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली, अब दूसरी चीज की बात चल रही है, ठीक है, फ्री एंड फेयर कंपटीशन। अभी एक तो पता चल गया हमें फीचर कि डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि फाइनल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी पीपल के पास होनी चाहिए। और पूछे भाई ऐसा क्यों, तो बोलो कि अभी अभी पाकिस्तान का एग्जाम्पल नहीं देखा कि वहां इलेक्शन हो रहे थे बट अल्टीमेटली जो डिसीजन ले रही थी वो तो ले रही थी आर्मी। ये कौन सी डेमोक्रेसी हुई, समझ गए। अगले की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं चाइना की। चाइना में हर 5 साल के बाद में रेगुलरली इलेक्शन किए जाते हैं कंट्री पार्लियामेंट को इलेक्ट करने के लिए, जिसे क्या बोलते हैं हम, क्वांगो रहमन दाईबाई, ठीक है, दाईबाइयो, ठीक है। और इसका मतलब होता है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। इतने बड़े नाम को याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। ये जो नेशनल पीपल मतलब समझ गए ना सिस्टम, जैसे हमारे यहाँ हम लोग एमपी को इलेक्ट करके पार्लियामेंट भेजते हैं, सारे एमपी मेजोरिटी करके किसी एक को पीएम बनाते हैं, वहां पे भी सेम चीज होता है। जिनको हम इलेक्ट करते हैं वो लोग पहले एक जगह जाते हैं, उसका नाम होता है कांग्रेस, समझ गए, कंट्री की कांग्रेस। फिर कांग्रेस में जितने लोग बैठे होते हैं वो लोग मिलकर के एक इंसान को अपॉइंट करेंगे, वो बनेगा प्रेसिडेंट। सबको पता है ना ये बात, चाइना में पीएम नहीं है, प्रेसिडेंट है, समझ गए। जो काम हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर जी करते हैं, चाइना में वो काम कौन करता है, प्रेसिडेंट। गुड। It has nearly 3000 members elected from all over the China. कांग्रेस में लगभग 3000 लोग होते हैं जो पूरे चाइना से इलेक्ट करके आते हैं। तो बोलो हमने क्या गलती करी थी, हमें क्यों 545 दिए गए, ठीक है। और लोकसभा में 245 राज्यसभा में, टोटल मिलाकर के हमारे पास नियरली कितने लोग हैं, 800, ठीक है। चाइना की पॉपुलेशन हमारे मतलब बहुत ज्यादा थी पहले, अब तो नियरली इंडिया कंपटीशन देकर के ऑलमोस्ट बराबर पहुंच गया है। बट इनिशियली चाइना की पॉपुलेशन लार्ज थी और उनका एम्पायर भी बहुत बड़ा है, मतलब एम्पायर मतलब ज्योग्राफिकल एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है। इंडिया का उतना देखा है ना वर्ल्ड मैप में चाइना कितना बड़ा है, उनके हिसाब से उन्हें 3000 लोग जाते हैं उनके यहाँ, ठीक है। अपने यहाँ कितने हैं, लोकसभा में होते हैं 545 मेंबर्स जिनको इलेक्शन होता है, जो मोदी जी वाले पार्टी के लोग इन 545 में से और इन 245 में से हैं, समझ गए। और 245 लोग राज्यसभा में बैठते हैं, ठीक है। ये दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, यानी पार्लियामेंट के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, पता है ना सबको। अरे हाँ ना नहीं बोलते हो तुम लोग, इतना तो बताइए। तो ठीक है भाई, नियरली 3000 लोग बोल रहे हैं, ऑल ओवर चाइना से इलेक्ट करके जाते हैं। सब मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी, कुछ लोग मेंबर होते हैं जो आर्मी से इलेक्ट होते हैं। चलो भाई ठीक है, फिर होता क्या है आगे। Before contesting election, a candidate needs the approval of the Chinese Communist Party. इसमें तुम्हें कुछ गड़बड़ घोटाला लग रहा है? इलेक्शन से पहले कैंडिडेट को कौन सैंक्शन करेगा, मतलब अगर तुम्हें इलेक्शन लड़ना है तो तुम्हें अप्रूवल किसका चाहिए, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से। क्या लग रहा है ये डेमोक्रेसी वाली चीज है? नो मैम। डेमोक्रेसी का मतलब है तो कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, रुद्र का बनाएगा रुद्र इलेक्शन लड़ देगा, वरुण का बनाएगा इसको धक्का देकर के वो खुद इलेक्शन में खड़ा हो जाएगा, समझ गए। कोई भी इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, ये तो डेमोक्रेसी का रूल है भाई। जो भी इंसान एक सर्टेन एज क्राइटेरिया को फॉलो करता है, कोई क्रिमिनल चार्ज वार्ज भी नहीं है, तो लोग आराम से, हम भी, मैं चाहूँ मैं खड़ी हो सकती हूँ इलेक्शन में। लेकिन ऐसा होगा क्या, किसी पार्टी का अप्रूवल चाहिए मेरे को इलेक्शन में खड़ा होने के लिए, समझ गए। लेकिन इनके यहाँ इलेक्शन तो होता है, लेकिन सबसे बड़ा घोटाला इनके यहाँ यही है, इलेक्शन आप में खड़े करने से पहले आपको एक चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, बताओ प्रेजेंटली कौन है प्रेसिडेंट चाइना का, शी जिनपिंग। क्या लगता है कब तक रहने वाले हैं? जब तक उनका बस चलेगा तब तक रहने वाले हैं। अब तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन भी बदल दिया है, उसके हिसाब से प्रेसिडेंट का अनलिमिटेड कार्यकाल हो सकता है, समझ गए। तो सिंपल भाषा में अगर समझ में आए, ये तुमको लगता है जिनपिंग किस पार्टी के हैं? चाइना कम्युनिस्ट पार्टी, यही जो लिखी है सामने, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के ही हैं वो, समझ गए। वो भी फिलहाल भी चाइना में कौन सी पार्टी रूल कर रही है, यही पार्टी रूल कर रही है, कुल मिला के चाइना में यही पार्टी है अकेले। और जो भी कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा होता है इसी पार्टी से अप्रूवल लेना पड़ता है, समझ गए। तो है ये डेमोक्रेसी? क्या लोगों के रिप्रेजेंटेटिव पहुंच रहे हैं या चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अपने पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव पहुंच रहे हैं वहां पर? ठीक है। Only those who are the member of the Chinese Communist Party or 8 smaller parties allied to it were allowed to contest election.
अजीब गड़बड़ गड़बड़ घोटाला है। यानी अगर तुम चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हो या फिर 8 स्मॉलर पार्टीज जिनके साथ उनका गठबंधन या कोलिजन टाइप का है, समझ गए, उनमें से हो तब तो वो तुम्हें इलेक्शन लड़ने की परमिशन, तभी तुम लड़ सकते हो, वरना लड़ ही नहीं सकते। 2002-3, ठीक है। The government is always formed by the Chinese Communist Party। ये तो वही बात हो गई कि इंडिया में हमेशा अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट बने तो क्या डेमोक्रेसी कहेंगे, या हमेशा इंडिया में बीजेपी की गवर्नमेंट बने तो कहेंगे? नहीं, ऑप्शन भी तो होने चाहिए पब्लिक के पास। हर इंसान इलेक्शन में खड़ा हो सके, ये राइट होना चाहिए, वो तो है नहीं। यानी ये इलेक्शन क्या ये फेयर और फ्री और फेयर हो रहे हैं? फेयर तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, ठीक है। अपने हिसाब से चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी अपने मनचाहे कैंडिडेट को खड़ा करती है और लोगों को, बेचारों को, उन्हीं में से किसी को वोट देना पड़ता है। Since its independence in 1930, मैक्सिको, अब अगली कंट्री का नाम ले लो, मैक्सिको। मैक्सिको में 1930 जब से उसको आजादी मिली है, इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 ईयर टू इलेक्ट इज प्रेसिडेंट। मैक्सिको में हर 6 साल के बाद इलेक्शन होता है। द कंट्री हैज नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटर रूल। और ऐसा भी बोला जाता है कि मैक्सिको में आज तक कभी कोई डिक्टेटर ने रूल नहीं करा है, ठीक है। बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन, लेकिन फिर भी अगर 2000 तक की आप बात देखें, 2000 तक हमेशा इलेक्शन कौन जीतता था? एक पार्टी है जिसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, पीआरआई, वो ही इलेक्शन जीतती थी मैक्सिको में, समझ गए। चाहो या ना चाहो एक ही पार्टी के लोग रूल कर रहे हैं, ये तो डेमोक्रेसी नहीं है। अपोजिशन की जो पार्टी थी वो इलेक्शन जीतती तो थी, बट वो कभी भी जीत नहीं पाती थी, मतलब इलेक्शन में वो जीत नहीं थी, इलेक्शन में वो पार्ट तो लेती थी। ऐसा नहीं है कि मैक्सिको में केवल पीआरआई ही थी, ऑपोजिशन वाली पार्टी भी इलेक्शन में लड़ती थी, लेकिन क्या वो कभी जीतती थी? नहीं जीतती थी। पीआरआई को ऐसा बोला जाता था कि पीआरआई बहुत सारी डर्टी ट्रिक्स करते थे इलेक्शन को जीतने के लिए। डर्टी ट्रिक का मतलब क्या होता है? गलत चीजों की यूज करना, समझ गए। जैसे ब्राइब देना, लोगों को बूथ को कैप्चर कर लेना, धमकी दे करके वोट देना, समझ गए। इस तरह की जो डर्टी ट्रिक्स का यूज करके अगर कोई इलेक्शन जीतेगा तो उसको डेमोक्रेसी बोलेंगे? No, ma'am. नहीं। तो अब हमने मैक्सिको का एग्जांपल भी ले लिया, चाइना का एग्जांपल भी ले लिया कि अगर किसी इंसान को इलेक्शन में खड़े होने की आजादी नहीं है, जैसे चाइना में नहीं थी 2000, 2003 और 4 में, एक ही पार्टी के कैंडिडेट अगर वो सैंक्शन करते थे तो अगर आपको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से सैंक्शन मिला हुआ है तभी आप खड़े हो सकते हो, है कि नहीं। सिमिलरली हमने मैक्सिको में देखा कि वहां पर भी हमेशा पीआरआई पार्टी ही जीतती थी, ऑपोजिशन पार्टी कभी जीत ही नहीं पाती थी। रीजन ये माना जाता है कि पीआरआई बहुत ज्यादा डर्टी ट्रिक्स का यूज करती थी। जितने भी, और क्या होता था फिर पीआरआई और क्या करती थी? ऑल दोज हु वर एम्प्लॉयड इन द गवर्नमेंट ऑफिसेज हैड टू अटेंड इट्स पार्टी मीटिंग्स। पीआरआई अलग ही फंडा था। जितने लोग भी गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स किसी के नौकर, गवर्नमेंट ऑफिसर जनता के नौकर होते हैं, वो सरकारी काम करते हैं। किसी किसी प्राइवेट पार्टी की मीटिंग्स में जाएंगे क्या? No, ma'am. No, ma'am. गवर्नमेंट ऑफिसर जो पब्लिक सर्विस के लिए बने हुए हैं वो क्या किसी पार्टी के प्राइवेट ऑफिस, प्राइवेट मीटिंग्स में जाएंगे क्या? नहीं। No, ma'am. लेकिन ma'am. पीआरआई अब सारे के सारे जितने भी लोग गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते थे उनको अपनी मीटिंग्स में बुलाती थी। अब गवर्नमेंट स्कूल के टीचर को भी बुलाती थी। पेरेंट्स को वोट कर पेरेंट्स को वोट करती थी कि पेरेंट्स को फोर्स करती थी कि वो पीआरआई के लिए वोट करें। मीडिया जो है वो इग्नोर करता था एक्टिविटीज ऑफ द ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज देम। मीडिया भी हमेशा पीआरआई ने खरीद रखा था, तो मीडिया भी पीआरआई को ही सपोर्ट करता था और ऑपोजिशन पार्टी को हमेशा क्रिटिसाइज करता रहता था मीडिया, समझ गए फंडा। इससे क्या होता था कि पीआरआई इस तरह से मैनेज करके इलेक्शन जीत तो जाती थी, लेकिन वो कभी भी वो कंट्री क्या डेमोक्रेटिक कहेंगे? नहीं कहेंगे, ठीक है। Sometimes the polling booths were shifted from one place to another in the last minute। और कभी कभी क्या करते थे कि पोलिंग बूथ ही हटा दे लास्ट मिनट में। लो, यहाँ होने वाला है अभी वोटिंग, बोले अब यहाँ नहीं होगा, 5 किलोमीटर दूर जाओ, और कहीं इंटीरियर में अपनी लोकेशन सेट कर ली, मशीन भी वहां सेट कर ली, समझ गए। फिर वहां पे वोट की गलत काउंट कर दी, which made it difficult for people to cast their vote। इस वजह से बहुत लोग, जो लोग वोट करने जाते थे, वो उनको अपना वोट भी नहीं करने पाते थे, क्योंकि मान लो कि उसी एरिया में उनको ये डाउट है कि लोग उनको वोट नहीं देंगे, तो वहां से वो बूथ ही शिफ्ट कर देते थे, समझ गए। तो इस तरह की गंदी हरकतें करते थे वो जीतने के लिए। पीआरआई स्पेंट अ लार्ज सम ऑफ मनी टू कैंपेन फॉर इट्स कैंडिडेट। और पीआरआई बहुत सारा पैसा भी खर्चा करती थी इलेक्शन में, लोगों को बांटने के लिए, एक तरह से खरीदने के लिए। तो ये सारी बातें, ये सारे एग्जाम्पल याद रहेंगे ना तुम्हें। 3 कंट्री पढ़ ली तुमने अभी तक, पाकिस्तान पढ़ ली, मैक्सिको पढ़ ली, चाइना पढ़ ली। ये नहीं कि भूल गए मैम, अब कुछ याद नहीं आ रहा, फिर से बता दो। कोई है क्या यहाँ पे गजनी? तो बता दो, मैं फिर से बता दूं मैं। भाई फिर तो गुड गुड बच्चे। ओके,
Should we consider the elections described above as an example of people electing their rulers? ये बोल रहे हैं कि अच्छा ये बताइए कि ये जो हमने दो एग्जांपल आपको दिए हैं ऊपर, एक किसका है, चाइना का, दूसरा दिया मैक्सिको का, क्या लगता है इनको हमको क्या बोलना चाहिए? इनको हमको इस तरह से देखना चाहिए क्या कि लोग अपने रूलर्स को इलेक्ट कर रहे हैं? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. पक्का ऐसे तो देखना नहीं चाहिए। किसी को लग रहा है कि ये फेयर इलेक्शन हो रहा है और गलत बात बता रही हूँ मैं, ऐसा है? तो वही लिखा है, शुड वी कंसीडर द इलेक्शंस डिस्क्राइब एज एन एग्जांपल ऑफ पीपल इलेक्टिंग देयर रूलर? नन ऑफ पीपल तो इलेक्ट कर ही नहीं रहे रूलर को, रूलर ही खुद को इलेक्ट कर ले रहे हैं कि मुझे ही बनना है। ठीक है, रीडिंग these examples we get the sense that we cannot. There are many problems here. In China the election do not offer people any serious choice. तो अब इन्होंने वो बात बताई है जो हमने पहले ही सोच ली है, समझ गए? जैसे चाइना में किसी को सीरियस चॉइस ही नहीं दे रहे हैं, उनको वही कैंडिडेट चूज करने पड़ रहे हैं जो रूलिंग पार्टी ने अप्रूव करे हैं, तो एक तरह से लोगों को चॉइस तो मिली ही नहीं, समझ गए? ये तो वही बात है कि अंजलि गई मॉल में, मॉल वाला कह रहा भाई बहन देखो अंजलि एक ही टी शर्ट है, बोले मैं मॉल में खड़ी हूँ मैं कुछ भी लेना, नहीं तुम्हें यही लेनी है, समझ गए? ये डेमोक्रेसी है? नहीं, बोले यही लेनी पड़ेगी, वो बोले मुझे दिख रही है हजारों, वो वाली ज्यादा अच्छी लग रही ना, यही लेनी पड़ेगी क्योंकि यही मिल रही है बस आज, बाकी तो मिलेगी नहीं। मुझे दिमाग खराब हो जाएगा, इंडिया में रह रही हूँ, फ्रीडम में मुझे कैसी बातें कर रहे हो, तो मैं जेल भिजवा दूंगी अभी तुरंत के तुरंत। लेकिन चाइना में कह सकते हो क्या? चाइना में ऐसा कहते तुम ही जेल पहुंच जाओगे, दूसरे को तो पहुंचाओगे भाई हम ही बैठे हुए कोई बात नहीं भाई, टी शर्ट तो पहन लेंगे, इतनी भी कोई बुरी नहीं लग रही थी, समझ गए? इस तरह की बातें शुरू होती है। चाइना में ज्यादा लोग अपोज नहीं करते हैं उनको पता रहता है क्या करेगी गवर्नमेंट उनके साथ। कैन वी कॉल दिस अ चॉइस? नहीं। तो बोले भाई साहब इलेक्शन तो हर साल होता, हर 5 साल में होते हैं और बड़े सीरियस तरह से कराए जाते हैं, लेकिन फायदा ये है कि कैंडिडेट वो अपना खड़ा करता है क्या मजाक है, क्यों कराते हो इलेक्शन? ऐसे ही बना दो ना प्रेसिडेंट, समझ गए? इलेक्शन नहीं, वो है ढोंग। सो इन द और अब मैक्सिकन का एग्जांपल अगर ले, पीपल सीम टू रियली हैव अ चॉइस, लोगों के पास चॉइस तो थी लेकिन इन प्रैक्टिस कोई चॉइस नहीं थी क्योंकि फोर्स किया जा रहा है उनको, किसी को मारा पीटा जा रहा है, जबरदस्ती देना ही पड़ेगा वोट वरना तुम्हारे भाई को उठवा लेंगे, समझ गए? इस तरह के गुंडागर्दी करके वोट जीत रहे हैं। तो इस तरह से रूलिंग पार्टी भी डिफीट नहीं होती थी इन कंट्री में। इवन इफ पीपल वर अगेंस्ट दिस देयर इज नो फेयर इलेक्शन, अगर लोग इसका अपोज करें भी तब भी फेयर इलेक्शन की बहुत कम चांसेस होते थे क्योंकि जो पार्टीज होती है बिग पार्टी, सबको ही पता है बिग पार्टीज आर वेरी पावरफुल, करेक्ट? तो एक आम आदमी क्या उनको ऐसे वो कर सकता है क्या? एक आम आदमी उनको अपोज कर सकता है क्या? No, ma'am. नहीं कर No, सकते ना। ठीक है, अभी तक हमने क्या लिखी डेमोक्रेसी की डेफिनेशन, अब तुम फटाफट फीचर। ओके, so now we move on to the another feature, that is one value one person one vote। समझ गए? इसका मतलब है अगर वरुण ने वोट दिया, जिया ने वोट दिया और मैंने वोट दिया, ठीक है, मान लो वरुण और जिया के वोट की वैल्यू हो गई हाफ और मेरे वोट की वैल्यू काउंट कर ली 1। पूछा गया भाई क्यों? बोले इनको सिविक्स ज्यादा आती है, इनको वोट की वैल्यू हो गई 1। ऐसा होता है क्या डेमोक्रेसी में? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. just because somebody is having greater privilege या greater money या greater knowledge या कुछ बड़ी कास्ट वास्ट का जो भी सिस्टम चलता है कि माना जाता है कि वाली कास्ट बहुत बड़ी है, ऐसा कुछ भी है, बट डेमोक्रेसी इन चीजों में बिलीव नहीं करती। डेमोक्रेसी का मतलब है हर इंसान, अगर एक पर्सन है उसके वोट की वैल्यू एक होगी, समझ गए? चलो भाई, अब इसमें कुछ एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल बहुत सिंपल है इसलिए मैं सीधे एग्जाम्पल पे ही बता आती हूँ, ठीक है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की डिमांड तो हमने सदियों से देखी है, याद करो फ्रेंच रेवोल्यूशन है क्या नहीं? पहले तो लोग इस बात के लिए लड़ रहे थे जनता को आवाज दो, जनता भी अपने आप में कम पागल थोड़ी ना है, जनता को जब आवाज मिल गई तो जनता ने सोचा कि वीमेन को आवाज देने की क्या जरूरत है, या फिर माइनॉरिटी को आवाज देने की क्या जरूरत है। तो बहुत जगह जहां पर लोगों को राइट टू वोट दिया गया है, पहले तो राइट टू वोट था ही नहीं, फिर डेमोक्रेसी आया तो डेमोक्रेसी ने आपको वोट, आपका राइट है जो आपको मिला है, समझ गए? डेमोक्रेसी का मतलब लोगों के पास पावर है और वो पावर का मतलब लोगों को वोट मिला है, वोट ही उनकी पावर है कि वो वोट करके
बैठाएंगे, रिप्रेजेंटेटिव को बैठाएंगे, अगर वो वोट नहीं देंगे तो रिप्रेजेंटेटिव हार जाएगा। तो डेमोक्रेसी ने आपको पावर दी है, किस फॉर्म में? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के फॉर्म में, ठीक है। दुनिया में हमने देखा है कि डेमोक्रेसी का मतलब तो इन अ वे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी होता है, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोगों के पास पावर है। पावर आएगी कैसे? ये तो पावर है ना अपने लीडर को इलेक्ट करने की, समझ गए? ये वाली पावर, लेकिन प्रिंसिपल एक तरह के प्रिंसिपल की तरह तो एक्सेप्ट कर लिया है, हाँ भाई ऐसा होना चाहिए, लेकिन बहुत जगह पे ऐसा देखा गया है कि ये डिनाई हो जाता है, बहुत लोगों को मिलता नहीं है। जैसे कि 2015 तक सऊदी अरेबिया में वीमेन को वोट करने का राइट ही नहीं था, समझो। 2015 मतलब 5 साल पहले की बात है। 5 साल पहले उनको वोट करने का राइट मिला है। इंटरनेट 1990 में ही आ गया था, क्या बात कर रहे हो? मतलब दुनिया इतनी तरक्की कर गई, लेकिन वीमेन को राइट टू वोट सऊदी अरेबिया ने अब 2015 में जाके दिया है। तो 2015 से पहले वहां वोट था, लेकिन केवल मेल मेंबर के पास में था। वो लोग इलेक्शन भी करते थे, लेकिन क्या वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन थे? No. No, ma'am. लड़की केवल लड़की नहीं है भाई, 50% ऑफ द पॉपुलेशन भी तो है। बोले नहीं, ये क्या बात हुई, बाकी लोग तो वोट कर रहे थे, डेमोक्रेसी कैसे नहीं है? भाई गर्ल को इसलिए वोट नहीं चाहिए क्योंकि वो गर्ल है। नहीं, वो जो ये इसलिए राइट टू वोट दे रहा है क्योंकि वो गर्ल है, वो पॉपुलेशन का पार्ट भी तो है। लड़कियों को राइट टू वोट ना देने का मतलब 50% पॉपुलेशन को राइट टू वोट ना देना। लगभग लड़कियां लड़की बराबर ही होते हैं पॉपुलेशन में, है कि नहीं? थोड़े बहुत ऊपर नीचे, लेकिन ऑलमोस्ट बराबर ही होते हैं। तो अगर लड़कियों को राइट टू वोट नहीं दिया जाएगा तो केवल 50% ही राइट टू वोट 50% लोगों को दिया गया। तो ऐसी कंट्री जिसमें केवल 50% लोगों के पास राइट टू वोट है, उसको बोलेंगे क्या डेमोक्रेटिक कंट्री? No. No, ma'am. No, ma'am. तो ये पहला इंस्टेंस। दूसरा एक कंट्री है एस्टोनिया, नाम ना, मतलब इसका लोकेशन तो बहुत टफ हो जाएगा तुम लोगों के लिए। ये समझ लो कि रशिया के पास में है, रशिया के बगल में, समझ गए? तो मान लो अगर ये एक बड़ा रशिया है, तो ये इसके बगल में ये चिपका हुआ है, ये एस्टोनिया है, समझ गए? ठीक है। Yes, yes. एस्टोनिया एक कंट्री है। तो जब क्या हुआ, एस्टोनिया जब कंट्री बना तो रशिया के कुछ लोग एस्टोनिया में भी रहते थे भाई, बॉर्डर के आसपास वाले कंट्री लोग रहते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ कुछ बांग्लादेशी भी रहते हैं, क्योंकि बॉर्डर के जो आसपास होती है कंट्री अगल बगल, वहां थोड़े बहुत मिल जाते हैं। एस्टोनिया की जो सिटीजनशिप ने अपने ऐसे रूल बनाए उन्होंने, मतलब कि हम अपनी कंट्री को ऐसे सिटीजनशिप देंगे कि जो लोग रशियन माइनॉरिटी को बिलोंग करते थे उनको राइट टू वोट ही नहीं मिला। ये तो वही बात हो गई कि आजादी के बाद में पाकिस्तान हिंदुओं को राइट टू वोट दे ही ना, समझ गए? तो वहां पर जो लोग माइनॉरिटी या फिर इंडिया मुस्लिम्स को मना कर दे, या जो बांग्लादेश से लोग आए हैं सिटीजन वगैरह, उनको इंडिया मना कर दे, समझ गए? इस तरह से बोलते हैं। ये भी गलत है। क्या ये है डेमोक्रेटिक? डेमोक्रेटिक हम बोलेंगे? No. No, no. नहीं बोलेंगे, No, ma'am. क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब सबको राइट है। जस्ट बिकॉज कि somebody माइनॉरिटी है तो इसका क्या ये मतलब हो गया कि माइनॉरिटी को वोट ही मत दो? नहीं कर सकते ऐसा, समझ गए? डेमोक्रेसी का सब पहला प्रिंसिपल है पावर सबके पास है, दूसरा इक्वालिटी है। अगर आप इक्वली ट्रीट नहीं कर रहे सबको, तो फिर काय की डेमोक्रेसी? तीसरा एग्जांपल एक कंट्री है फिजी, सुना किसी ने नाम? अगर नाम नहीं सुना तो ये समझो कि अगर क्लाइमेट चेंज हुआ और समुद्र तल बढ़ा, किसी को पता है, किसी ने सुना है कभी कि जो हमारे सागर है वो ऊपर की तरफ उठ रहे हैं क्योंकि ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं? सुना है कभी? Yes, ma'am. तो अगर कभी हमारा जो सी लेवल है वो राइज हो गया, समझ गए? यानी मान लो यहाँ पे पानी बह रहा है, इतना यहाँ राइज हो गया, यहाँ बहने लगा पानी, ये डूब जाएगा। ये वो कंट्री है, आइलैंड कंट्री है, समझ गए? एकदम जो बीच है पैसिफिक ओशन में। इसका इलेक्टोरल सिस्टम ऐसा है कि जो इंडिजिनस फिजी है, यानी जो लोग पहले से फिजी में रहते थे, उसके वोट की वैल्यू बहुत है, और वहां पे जो इंडियन लोग बसे हैं उनके वोट की वैल्यू कम है। ये वही बात हो गई कि मैंने वरुण को और मान लो रुद्र को हाफ हाफ दे दी वोट की वैल्यू और मुझे ज्यादा दे दी, समझ गए? इस तरह की भी बहुत सारे हमें एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये डेमोक्रेसी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब होता है जितने भी अडल्ट सिटीजन है उनके वैल्यू वो 1 वोट होनी चाहिए, और हर वोट की वैल्यू भी बराबर होनी चाहिए, समझ गए? ये नहीं है आदि ने अपने आप को ही दे लिया 1 करोड़ वोट, एक ही वोट मिले, 1 करोड़ वोट नहीं मिले, एक इंसान को एक ही वोट मिलेगा, तो उसके वोट की वैल्यू भी एक ही होगी, समझ गए? मैम अगर ऐसा होता तो फिर तो क्या ही होता। फिर तो क्या ही होता, बन जाता तुम राजा थे राज। वो वाला गाना बजता, तुम्हारा माहिष्मती साम्राज्यम अजेयम। मस्त एंजॉय करते अगर ऐसा होता।
एक वोट की वैल्यू कितनी भी हो सकती होती, तो पीएम के वोट की वैल्यू हो जाती है 135 करोड़। समझे? अगर एक वोट की वैल्यू एक से ज्यादा हो सकती है, तो पीएम के अकेले वोट की वैल्यू 135 करोड़, जरूरत ही नहीं इलेक्शन की। सब वोट देने गए और वो अकेला वोट देने चला गया, एक तरफ तुम्हारा वोट एक तरफ। समझ गए? तो डेमोक्रेसी का मतलब है हर इंसान को एक ही वोट मिलेगा, एक से ज्यादा नहीं मिलेगा, और दूसरा हर वोट की वैल्यू भी बराबर ही रहेगी। तो ये तीसरा पॉइंट है, ये भी लिख डालो फटाफट। और उसमें ज्यादा एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं है, तो सऊदी अरेबिया का लिख लो, ठीक है? नाम के लिए याद रखना Okay, ma'am. एस्टोनिया, अगर एक नंबर में कभी पीछे एमसीक्यू में मिल जाता है तो उसके लिए याद रखना कि फिजी में क्या हुआ था या एस्टोनिया में क्या हुआ था। क्या है इन दोनों का मतलब? मैम जो जेल में आदमी है, हाँ, मैम जो कॉमन पीपल है मैम वो लोग खुश हैं, मतलब कि उनको राइट मिल गया, 1 वोट अब उन्हीं का होगा। और मैम जो किंग है वो मैम मैम मतलब वो दुखी है कि मेरे को वही पहले बेटर था कि मैं ही किंग था, मेरा ही रूल चलता था। करेक्ट। यहाँ पे इसके 1 वोट का मतलब है मेरी चलती थी, अकेले की। समझ रहे? देखो क्या लिखा है, दिस कार्टून इज अबाउट द इराकी इलेक्शन हेल्ड आफ्टर द सद्दाम हुसैन regime was overthrown। ये कौन है अंदर? सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन इराक का डिक्टेटर था, समझ गए? अपना ही चलाता था वो चीज। तो उसके बाद क्या हुआ, जब उसकी रिजीम को वॉर में, इराकी वॉर में हराया गया, सद्दाम हुसैन को हटा दिया गया। समझ गए? उसके बाद इराक में इलेक्शन हुआ, सबको 1 मैन 1 वोट मिला। ही इज शोन बिहाइंड द बार्स, व्हाट इज द कार्टून इज सेइंग हियर। समझ गए क्या कहना चाह रहा है? एकदम आराम से समझ में आ रहा है, ज्यादा कुछ है ही नहीं इसमें समझने वाला, ठीक है? ओके, चलो अगला फीचर है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। समझ गए? अब हम चलेंगे एक और कंट्री की तरफ। ये बात एकदम सही है कि 9th की एसएसटी भी 10th की एसएसटी से टफ लगती है मुझे, और 9th का मैंने सुना है कि मैथ्स भी 10th से टफ है। अब ऐसा क्यों पता नहीं, ठीक है? इसमें ज्यादा चीजें हैं पढ़ने के लिए, लेकिन ठीक है, जरूरी भी है शायद बेसिक्स के लिए, ठीक? ओके, तो अब अगली क्योंकि इंडिया को अपनी लिटरेसी रेट बढ़ानी है। लेकिन ठीक है ना, इतनी कम उम्र में इतना। अब एक नई कंट्री पढ़ेंगे, जिम्बाब्वे। कहाँ है ये? कॉन्टिनेंट ही बता दो। हम अफ्रीका। वेरी मैम गुड, अफ्रीका। अफ्रीका में है, ठीक है? जिम्बाब्वे को जब अटेंडेंस बोल रही हूँ, इंडिपेंडेंस मिली माइनॉरिटी रूल से 1980 में। समझ गए? सिंस देन द कंट्री हैज बीन रूल्ड बाय, ये है पार्टी। पार्टी का क्या नाम है? जानू पीएफ। जानू पीएफ, ठीक है? जानू पीएफ पार्टी है, वो तब से रूल कर रही है जब से आजादी मिल गई जिम्बाब्वे को। द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल, ये वही पार्टी है जिसने फ्रीडम स्ट्रगल करके जिताया था। इसके जो लीडर है, लीडर क्या नाम है? रॉबर्ट मुगाबे। लीडर का नाम क्या है? मुगाबे, ठीक है? Yes, ma'am. मुगाबे रूल्ड द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस। जब से कंट्री आजाद हुई तब से मुगाबे रूल कर रहे थे, ठीक है? इलेक्शंस वर हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज वन बाय जानू पीएफ। इलेक्शन लगातार किए जाते थे और हमेशा जानू पीएफ ही जीतती थी। प्रेसिडेंट मुगाबे वाज पॉपुलर बट आल्सो यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन। मुगाबे फेमस भी थे। क्यों फेमस थे? क्योंकि उन्होंने ऑब्वियसली फ्रीडम स्ट्रगल में उनकी पार्टी ने किया था, मतलब समझ रहे हो, बॉम्बे की फ्रीडम स्ट्रगल में भी उन्होंने किया था सपोर्ट, और उनकी पार्टी ने लीडरशिप में हुई थी, तो मुगाबे फेमस थे, ठीक है? लेकिन वो अनफेयर प्रैक्टिसेस भी करते थे मुगाबे। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ही फेवरेट थे, कुछ अनफेयर मीन्स का यूज भी मुगाबे करते थे। ओवर द इयर्स हिज गवर्नमेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम्स। फिर ये मैं रेड से कर रही हूँ, ओवर द इयर्स, यानी अब आगे के कई सालों में उनकी जो गवर्नमेंट है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को, यानी बॉम्बे के जो कॉन्स्टिट्यूशन को कई बार चेंज करा टू इंक्रीज द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल। जैसे वो प्रेसिडेंट की जो पावर है उसको बढ़ाते चले जा रहे थे,
और अकाउंटेबल का मतलब जवाबदेही। अकाउंटेबिलिटी तो डेमोक्रेसी का मेन फीचर है। ये लोग जो आज तक वाले बैठ बैठ के एक दूसरे से बहस करते हैं और बोलते हैं क्या किया मोदी जी ने, क्या किया, ठीक है, ये क्यों कर पाते हैं? क्योंकि मोदी जी अकाउंटेबल है, समझ गए? यस मैम। तुम अपने लीडर से जवाब इसलिए मांग पाते हो कि बताओ तुम तो कह रहे थे कि सबको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, 15 लाख रुपए आएंगे अकाउंट में, हाँ मेरे 15 लाख अभी दो। ये क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट होती है वो अकाउंटेबल होती है, वो जवाबदेही होती है उसकी। अगर वो कुछ प्रॉमिस कर रही है तो वो पूरा करना वो गवर्नमेंट का काम है, समझ गए? प्रेसिडेंट पावर अपनी बढ़ाते जा रहे थे और कम से कम अकाउंटेबल कर रहे थे ताकि ज्यादा जवाबदेही ना हो। ऑपोजिशन पार्टी वर्कर वर हैरास्ड एंड देयर मीटिंग्स डिसरप्टेड। और जो लोग ऑपोजिशन की पार्टी में होते थे उनको वो लोग हैरास करते थे, यानी परेशान करते थे। जैसे वेस्ट बंगाल में भी न्यूज सुनी 2 दिन पहले, ममता बनर्जी जब से जीती हुई है तब से वहां दंगे फसाद चल रहे हैं। माइनॉरिटी लोगों को वो वहां पे अब दबा रहे हैं, उनके घर वर भी जला रहे हैं, औरतों के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। ये सब करते हैं ऑपोजिशन वाली पार्टी के साथ लोग, समझ गए फंडा? कोई है? कोई है नन्ना मुन्ना बच्चा जिसे नहीं समझ आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ बॉम्बे के बारे में? आदि क्या दिखा रहे हो तुम? मैं इंटीग्रेटेड डिजाइनर की क्लास दे रही हूँ यहाँ पर। शक्ल कहाँ है तुम्हारी? समझ में आ रहा है शाश्वत? बिल्कुल। ऑपोजिशन जो पार्टी है उनको हरास करते थे, उनकी मीटिंग्स को डिस्टर्ब करते थे ये मुगाबे जी। फिर क्या हुआ? पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट बट डिक्लेयर्ड इलीगल। लो और बड़ी बात है, बोले कोई पब्लिक में ना तुम धरना भी नहीं रख सकते, धरना करोगे वो भी इलीगल है। हमारी कंट्री में अगर धरना इलीगल कर देंगे तो 50% लोगों की जॉब ही चली जाएगी, उनका काम ही है पूरे साल केवल और केवल प्रदर्शन ही करते रहना, समझ गए? धरना भी बंद है, वो भी नहीं कर सकते, पब्लिक प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब होता है ये जुलूस वुलूस निकालते हैं जो लोग, ये सब भी लीगल कर दिया उन्होंने। यानी ये सब क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच ही तो छीन रहे हैं। ऑपोजिशन वाला भी Yes, कुछ ना ma'am. बोले, पब्लिक भी कुछ ना बोले, मैं कम अकाउंटेबल रहूं, जवाब भी ना दूं, जो चाहूं वो करूं। There was a law that limited the right to criticize the president। ये लो सोने पे सुहागा या करेला ऊपर से नीम चढ़ा। क्या मतलब है? एक लॉ भी बना दिया कि अब कोई भी ना इंसान ना प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। आदि ने कुछ बोला अगर मोदी के खिलाफ तो तुरंत सीधे बिहाइंड बार्स, नो एफआईआर और पता नहीं क्या, नो द फैसला ऑन द स्पॉट वाला हाल है यहाँ पर। समझ में आ रहा है सबको? टेलीविजन एंड द रेडियो वर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। टेलीविजन और रेडियो भी गवर्नमेंट ही कंट्रोल कर रही है यहाँ पर। एंड गेव ओनली रूलिंग पार्टी वर्जन। और टीवी पे भी वही दिखाते हैं जो रूलिंग पार्टी बोलती है, बस वही टीवी पे आता है, बाकी चीजें टीवी पे कुछ अच्छी दिखाते नहीं है, ठीक है? देयर वर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स। पहले इंडिपेंडेंस न्यूज़पेपर होते थे, ऐसा नहीं है कि थे नहीं, थे उनके पास, लेकिन गवर्नमेंट ने उनको भी हैरास कर दिया, ठीक है? और जो जर्नलिस्ट उनके अगेंस्ट लिखते थे उनको भी वो बंद कर देते थे जेल में। तो परेशान हो गए जानू पीएफ वाले ने, खुद आजादी दिलाई जिम्बाब्वे को, खुद ही क्या कर रहे हैं ये करके बैठे हुए हैं। द गवर्नमेंट इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट। और तो और अब ये लो, ये तो हो गया फाइनल नेल इन द कॉफिन के। अभी सुप्रीम कोर्ट की बात कोई कैसे मना कर सकता है इंडिया में? हो सकता है क्या? नो मैम। कोई कोर्ट डिसीजन दे रही वो भी नहीं मान रहे। अब ये ना ये भी करना शुरू कर दिया, गवर्नमेंट ने कोर्ट के जजमेंट को भी इग्नोर करना शुरू कर दिया, ठीक है? ही वाज फोर्स्ड आउट ऑफ द ऑफिस इन 2017, ठीक है? फाइनली जो मुगाबे हैं उनको 2017 में फोर्स किया गया, समझ गए, आउट ऑफ द ऑफिस, फाइनली उनको हटाया गया। चलो भाई, ये पूरे एग्जाम्पल से क्या समझ में हमको आता है? तुम लोग बताओगे नीचे का बिना पढ़े, अब तो खैर दिख भी नहीं रहा, बताओ। अरे कुछ तो सीखा होगा, क्या सीखा इससे? मैम की वहाँ के प्रेसिडेंट मतलब मैम की सारा कंट्रोल पावर सब इंसान के पास हमको नहीं, राइट्स नहीं दे रहे थे, और मैम राइट्स नहीं दे रहे थे मैम लोगों को, वो अपनी खुद की चला रहे थे। करेक्ट। ऑपोजिशन को टाइम भी नहीं दे रहे। कॉन्स्टिट्यूशन बार बार बदला जा रहा था। करेक्ट। ये एग्जाम्पल हमें ये बताता है कि पॉपुलर गवर्नमेंट, मुगाबे फेमस भी तो थे ना बेटा स्ट्रगल के बाद, तो ये एग्जाम्पल हमें ये बताता है कि पॉपुलर अप्रूवल जरूरी है। हो सकता है कोई इंसान बहुत पॉपुलर हो, ठीक है, ये नेसेसरी है एक डेमोक्रेसी में कि उसके लीडर को पॉपुलर होना चाहिए, लेकिन ये सफिशिएंट है क्या? ध्यान से सुनो, तो मैम कोई इंसान बहुत फेमस है,
समझ गए? उन्होंने उसको अपना लीडर चूज कर लिया, अच्छी बात है, बट क्या केवल इतने से हो जाएगा क्या? मुगाबे को देख के तो ऐसा नहीं लग रहा है। नो मैम। इसका मतलब ये है कि पॉपुलर गवर्नमेंट भी अनडेमोक्रेटिक हो सकती है, समझ गए? जिन लोगों ने तुम्हें आजादी दिलाई वो बहुत फेमस थे, उनको तुमने पावर में बैठा दिया, बट जरूरी नहीं है कि वो भी डेमोक्रेटिक हो, समझ गए? जैसे मोदी जी बहुत फेमस है, आई एम नॉट बीइंग एंटी मोदी एट ऑल, इफ समबडी इज अ फैन हियर, आई माई सेल्फ इज अ फैन, ठीक है? बट अगर सपोज करके देखो, अगर कोई लीडर बहुत फेमस है, बहुत ही ज्यादा फेमस, जैसे कि मोदी, क्या ये जरूरी है कि वो डेमोक्रेटिक ही हो? समझ रहे हो? डेमोक्रेटिक आदमी है या नहीं है ये उसके एक्शन से पता चलेगा, उसकी दाढ़ी, उसके कपड़ों, उसके बात करने के स्टाइल से नहीं पता चलेगा, समझ गए? Yes, So ma'am. there you can like a dictator also, liking this. अब पता है ये यहीं पर है जहां पे जिसको जिसको समझना होगा वो यही कैच कर लेगा बात को। बात ऐसी है कि बहुत सारे लीडर पॉपुलर होते हैं दुनिया में, लेकिन वो डेमोक्रेटिक नहीं होते, समझ गए? जनता को कभी कभी ऐसे लीडर भी भा जाते हैं जो डेमोक्रेटिक पॉलिसीज में बिलीव नहीं करते, जैसे रशिया में पुतिन बहुत फेमस है, समझ गए? Yes, ma'am. ठीक है, हमारी कंट्री में मोदी जी बहुत फेमस है, डेमोक्रेटिक हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, वो अननेसेसरली बहुत ज्यादा फेमस है, समझ गए? कितने ट्विटर, कितनी फॉलोअरशिप है उनकी। बहुत सारे, कभी हिटलर जर्मनी में बहुत फेमस था, नेपोलियन फ्रांस में बहुत फेमस था, बट हमने बाद में देखा ना कि किस तरह से लोगों को पछतावा हुआ। फेमस कोई चीज है, पॉपुलर है, लोगों को पसंद आ रही है, दैट डज नॉट मीन कि वो डेमोक्रेटिक है। और यहाँ पर ये अनुमान लगा लिया जाता है कि डेमोक्रेटिक, अगर जनता उसे पसंद कर रही है तो वो डेमोक्रेटिक ही है, समझ गए? समटाइम्स डिसीजन भी गलत हो सकता है पॉपुलर, समझ गए? पॉपुलरिटी देख करके लिया गया डिसीजन, यानी पॉपुलरिटी देख दिया गया राइट टू वोट, ये भी कभी कभी अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को बढ़ावा दे सकता है, समझ गए? Yes, ma'am. समझ गए? तो ये हमारी भी गलती है, समझ गए? चलो भाई, इट इज इम्पोर्टेंट टू लुक एट द इलेक्शंस, इलेक्शंस पे देखना जरूरी है, बट इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट टू लुक बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शन। इलेक्शन के समय देखो बहुत अच्छी बात है, बट इलेक्शन के आगे और पीछे भी जज करते रहना चाहिए लीडर्स को। There should be sufficient room for normal political activity, including political opposition. आपने कोई लीडर चूज किया, बहुत आपको पसंद आया, उसके बाद अगर आप देखें कि वो अपने ऑपोजिशन की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है इन अ पीरियड बिफोर द इलेक्शन, दिस रिक्वायर्स दैट द स्टेट शुड रिस्पेक्ट सम बेसिक राइट्स ऑफ सिटीजन्स, समझ गए? वो प्रोटेस्ट नहीं करने दे रहे हैं, धरना नहीं रखने दे रहे हैं, इस तरह की चीजें अगर आप देखते हैं तो आपको ये पता लगना चाहिए कि फ्रीडम ऑफ रिस्पेक्ट नहीं है, पब्लिक ओपिनियन को एक्सेप्ट नहीं कर रही है अगर ये गवर्नमेंट, तो कितनी भी फेमस हो वो डेमोक्रेटिक नहीं कही जा सकती, समझ गए? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, वेरी गुड। यही है कि दीज राइट्स, यानी राइट कौन से? रूल ऑफ लॉ और रिस्पेक्ट ऑफ राइट, लोगों के राइट्स को रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए, और यही चीज मुगाबे नहीं कर रहे थे। मुगाबे जनता में बहुत फेमस थे, लेकिन वो ऑपोजिशन पार्टी को क्रश कर रहे थे, समझ रहे? जो लोग उनके खिलाफ जर्नलिस्ट लिखते थे वो उन्हें क्रश कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। आम आदमी के साथ में भले वो गलत ना कर रहे हों, लेकिन वो जिस तरह की एक्टिविटीज कर रहे थे उनको देख के पता चल रहा था कि वो डेमोक्रेटिक नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी हमेशा ही ओपन टू क्रिटिसिज्म है। अगर आपको कोई बात पसंद नहीं आती है, ऑपोजिशन का आदमी वो बात पॉइंट आउट कर सकता है, समझ गए? आपको जवाब देना पड़ेगा अगर आप फुली ट्रांसपेरेंट हैं, समझ गए? जुडिशरी हुज ऑर्डर्स आर ओबेड बाय एवरीवन, ये सारी चीजें प्रोटेक्टेड होनी चाहिए, समझ गए? दीज राइट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी हुज ऑर्डर्स आर ओबेड बाय एवरीवन। हमारी कंट्री में पॉलिटिक्स एक अलग चीज है, देखो पीछे गोलू, गोलू बना रही हूं मैं, ये है पॉलिटिक्स, ये अलग चीज है। इलेक्शन विलेक्शन, गवर्नमेंट ये सब अलग है, आएंगे जाएंगे, ये तो आते जाते रहते हैं, समझ गए? उसके अलावा हमारी कंट्री में कुछ चीजें बेसिक है, ये है सुप्रीम कोर्ट, जो हमारी कंट्री का प्रोटेक्टर है, समझ गए? प्रोटेक्टर मतलब ये लोग तो कभी अच्छे आएंगे कभी बुरे, समझ गए? कुछ पता नहीं है, कभी अच्छी गवर्नमेंट आएगी कभी बुरी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हमेशा ही प्रोटेक्ट करेगी हमको। किससे? इनसे,
ये लोग अगर कोई गलत लॉ बनाएंगे, कोई गलत डिसीजन लेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट हमेशा ही डांट फटकार लगाती है या इनके बनाए हुए लॉ को वो कैंसिल कर देती है, ये बोल के कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं बने हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्टर है, किस चीज की प्रोटेक्टर है? हमारे राइट्स की। कौन से राइट्स? वो राइट्स जो तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, समझ गए? जब हमारी कंट्री आजाद हुई तो एक बुक बनाई गई थी, उस बुक का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन। उसने हमारे सिटीजन्स को कुछ फंडामेंटल राइट दिए, जैसे बोलने की आजादी, अपने हिसाब से काम करने की आजादी, जिंदगी जीने की आजादी, समझ गए? इस तरह के कुछ बेसिक राइट दिए। ये राइट कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। ये राइट कभी भी लिए नहीं जा सकते तुमसे, लेकिन हु विल लुक आफ्टर? भाई जिन्होंने बनाया कॉन्स्टिट्यूशन वो तो मर गए बाद में, है कि नहीं? उन्होंने ये जो जिम्मेदारी है वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को दी। किस बात की जिम्मेदारी? हमारे एब्सेंस में जब हम लोग नहीं रहेंगे तो हमारे सिटीजन के राइट को प्रोटेक्ट करने का काम सुप्रीम कोर्ट का होगा, समझ गए? तो कोई भी सुप्रीम कोर्ट की बात को क्या टाल सकता है? नो, नहीं टाल सकता है। ये चीज अगर जिम्बाब्वे में हो रही है तो यानी कि वो कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं है, समझ रहे हो फंडा? समझ रहे हो? फिर बहुत अच्छी बात, यही मैं समझाना चाह रही थी। यानी कि हम लोगों के जो राइट्स है वो एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो, उसके ऊपर किसी का प्रेशर ना हो, गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करने की कोशिश ना हो, इस तरह की चीजें होंगी तभी हम कह सकते हैं कि वो लीडर। और इतना सब कुछ होने के बाद में भी अगर लीडर पॉपुलर है, समझ गए, कि वो जुडिशरी को भी रिस्पेक्ट कर रहा है, ऑपोजिशन को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहा है, उसके बाद में अभी अगर लीडर फेमस है तब तो वो भगवान ही है। लेकिन अगर कोई लीडर फेमस है और इस तरह की हरकतें कर रहा है तब तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, समझ गए? सिमिलरली देयर आर सम कंडीशन दैट अप्लाई टू वे अ गवर्नमेंट इज रन आफ्टर इस इलेक्शन, ठीक है? अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट डू व्हाटएवर इट लाइक्स। सिंपल सी बात यह है कि अगर आपको इलेक्शन करके बैठाया गया है काम करने के लिए तो तुम वो नहीं कर सकते जो तुम्हें पसंद आ जाए। कैन नॉट डू व्हाटएवर यू लाइक, समझ गए? सिंपली बिकॉज इट हैज वन द इलेक्शन इट हैज टू रिस्पेक्ट सम बेसिक रूल्स। कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं कर, जो उसके मन में आए वो नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज कि वो इलेक्शन जीत गए, समझ गए? उनको कुछ बेसिक रूल तो फॉलो करने ही पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल मोदी जी इलेक्शन जीत गए तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर सकते हैं क्या? नो मैम। नो, फंडामेंटल राइट छीन सकते हैं क्या तुम्हारे? कल को खत्म कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा, आज से सारा फैसला मोदी जी खुद करेंगे बैठ करके बाहर पार्लियामेंट के, किसे फांसी देनी है किसे नहीं, कर सकते हैं क्या? नहीं। नो, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को बेसिक रूल्स को एक्सेप्ट करना पड़ता है, लेकिन उसके अलावा बहुत बार गवर्नमेंट गलत चीज करती है। जैसे पिछले 2-3 सालों में बहुत सारे जो जर्नलिस्ट वगैरह हैं उनके ऊपर अटैक किए गए हैं, बहुत बार उनको मतलब न्यूज में आया है, बहुत बार ये न्यूज दबाई भी जाती है, हर गवर्नमेंट करती है। इट्स नॉट लाइक दैट कि केवल बीजेपी करेगी या कांग्रेस करेगी, हर गवर्नमेंट पावर में रहने के लिए ऐसी ही हरकतें करती है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को रखा जाता है निगरानी रखने के लिए, समझ गए? कोई हद से ज्यादा गलत चीज ना करे। हमें इस बात से क्या समझ आया? अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन द लिमिट्स सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। देखो कितना टफ लिखा है लेकिन है कितना इजी। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो रूल करती है वो लिमिट में करेगी, किस चीज के? कॉन्स्टिट्यूशन ने जो लॉ दिए हैं उसके लिमिट में रह के उसको फंक्शन करना पड़ेगा और लोगों के राइट्स को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, समझ गए? ये लिख लो फीचर। बट मैम बहुत सारी कंट्री तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदलती रहती है। वो तो उन लोगों की वो है बेटा, बदकिस्मती, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ये तुम लोग घर में जाकर के इसको करना, ठीक है? अगली क्लास में भी ये लंबा टॉपिक है तो फिर चलेगा, लिख लोगे ना? यस मैम। ये वाला फीचर बोल्ड में ही लिखा हुआ है, अपने अपने वर्ड्स में तुमको ये अपनी क्लास वर्क कॉपी में नोट करना है, ये वाला, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। ओके ओके ठीक है, ओके बेटा, तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की कोशिश करती है तो जनरली ऑपोजिशन करना चाहिए, बट कभी कभी सिचुएशन इतनी आउट ऑफ कंट्रोल